नमस्कार प्रिय मित्रों, न्यूज़ टुडे सेक्शन में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं 4 नवंबर 2023 के लिए विजन आईएएस इंस्पायरिंग इनोवेशन के द्वारा जारी न्यूज़ टुडे। 4 नवंबर 2023 की इम्पोर्टेंट खबर जो भी द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में थी, उनका विस्तार करके उनमें कुछ इनपुट्स वगैरह चीज़ें जोड़ करके इसको प्रस्तुत किया गया है। आज की यानी 4 नवंबर 2023 की पहली खबर है। प्रधानमंत्री ने वर्ल्ड फूड इंडिया यानी कि WFI के दूसरे संस्करण 2023 का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री ने वर्ल्ड फूड इंडिया खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने WFI 2023 का उद्घाटन किया है। WFI यानी वर्ल्ड फूड इंडिया, उसके दूसरे संस्करण 2023 का उद्घाटन किया गया है। यह आयोजन 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट यानी मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाने और भारत को विश्व की फूड बास्केट के रूप में प्रदर्शित करने के लिए किया गया है। मिलेट यानी मोटा बाजरा वर्ष के रूप में मनाने और भारत को जो है यह आयोजन 2023 को मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाने और भारत को विश्व की फूड बास्केट के रूप में प्रदर्शित करने के लिए किया गया है। तो 2023 को जो है मोटा अनाज के रूप में मनाने के लिए ऐसा किया गया है। इसका पहला संस्करण 2017 में आयोजित किया गया था और 2023 में इसका पुनः आयोजित किया गया है। एक्सपोनेंशियल फूड प्रोसेसिंग पोजिशनिंग इंडिया एज ग्लोबल हब WFI 2023 के प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। भारत का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग फूड प्रोसेसिंग ऑफ इंडिया सनराइज क्षेत्र के रूप में उभरा है। इसने पिछले 9 वर्षों में लगभग 50,000 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आकर्षित किया है, FDI आकर्षित की हैं। कृषि निर्यात में प्रसंस्कृत खाद्य सेगमेंट का योगदान बढ़कर 23% हो गया है। इससे निर्यात किए जा रहे प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के कुल 150% की वृद्धि हुई है। खाद्य प्रसंस्करण क्षमता बढ़कर 200 लाख मीट्रिक टन से अधिक हो गई हैं। भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की समृद्धि के 3 मुख्य स्तंभ निम्नलिखित हैं। पहला ये कि लघु उद्योग और महिलाएं। लघु कृषक यानी ये अपनी भागीदारी और लाभ बढ़ाने के लिए किसान उत्पादन संगठनों यानी कि फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन यानी FPO का प्रभावी उपयोग कर रहे हैं। पहले ही 7,000 FPO गठित किए जा चुके हैं। किसान उत्पादक संगठन गठित किए जा चुके हैं। लघु कृषक के लिए बात हो रही है। लघु उद्योग की बात करें तो लघु उद्योगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए लगभग 2 लाख सूक्ष्म उद्योगों का गठन किया जा रहा है। इसके अलावा 9 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स HHG से जुड़ी हुई हैं। 9 करोड़ महिलाएं। साथ ही प्रधानमंत्री ने 1 लाख से अधिक सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स HHG को प्रारंभिक पूंजी सहायता भी वितरित की है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आरंभ की गई पहलों में पहली है PM किसान संपदा योजना। PM किसान संपदा योजना मेगा फूड पार्क योजना इसके घटकों में से एक है। एक जिला एक उत्पाद योजना लघु किसानों और लघु उद्योगों को नई पहचान दे रही है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना, ठीक है, यानी इसको हम कहते हैं PLI SFPI प्लस FPI प्लिस्फ पी जिसको कह सकते हैं। इसके अलावा ईट राइट इंडिया मूवमेंट ये भी चालू किया गया है। अगली खबर की बात करें तो सेनेगल ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की पहल ग्लोबल ऑन्कोसेरियासिस नेटवर्क फॉर एलिमिनेशन यानी GONE की पहली बैठक का आयोजन किया है। सेनेगल ने WHO की पहल जो है जिसको हम ग्लोबल ऑन्कोसेरियासिस नेटवर्क फॉर एलिमिनेशन ग्लोबल यानी G ऑन्कोसेरियासिस यानी O नेटवर्क यानी N फॉर एलिमिनेशन यानी कि E। तो GONE जिसको हम फुल फॉर्म कहते हैं ग्लोबल ऑन्कोसेरियासिस
नेटवर्क फॉर एलिमिनेशन। तो ग्लोबल ऑन्कोसेरेसियासिस नेटवर्क फॉर एलिमिनेशन गोन की पहली बैठक का आयोजन जो है सेनेगल ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्पेल जिसको हम गोन कह रहे हैं उसका जो है पहली बैठक का आयोजन किया है। GONE यानी ग्लोबल ऑन्कोसेरेसियासिस नेटवर्क फॉर एलिमिनेशन पहल जो है उसको जनवरी 2023 में लॉन्च किया गया था। ये देशों को ऑन्कोसेरेसियासिस उन्मूलन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति में तेज़ी लाने के लक्ष्यों को सशक्त बनाता है। इन लक्ष्यों को WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन के उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग रोड मैप 2023 में निर्धारित किया गया है। ऑन्कोसेरेसियासिस की बात करें तो ऑन्कोसेरेसियासिस को आमतौर पर रिवर ब्लाइंडनेस के रूप में जाना जाता है। यह एक परजीवी कृमि यानी वॉर्म ऑन्कोसेरेका वॉल्वुलस के कारण होता है। यह संक्रमित ब्लैक फ्लाई के काटने से फैलता है। ब्लैक फ्लाई यानी काली मक्खी जिसको हम कहते हैं उसके काटने से ये संक्रमित ब्लैक फ्लाई के काटने से फैलता है। ब्लैक फ्लाई तेज़ धार वाली नदियों में पनपती हैं। ये ट्रैकोमा के बाद अंधेपन का दूसरा सबसे प्रमुख संक्रामक कारण है। ट्रैकोमा जो है अंधेपन का कारण है, उसके बाद ये दूसरा सबसे बड़ा कारण है। आँखों में तेज़ खुजली होना, चकत्ते पड़ना, त्वचा का रंग खराब होना, दृश्यता यानी हमेशा के लिए अंधापन, ये इस ऑन्कोसेरियासिस के लक्षण हैं जिसको हम रिवर ब्लाइंडनेस के रूप में भी जानते हैं। ये जो है एक परजीवी कृमि यानी कि वॉर्म के काटने से होता है जिसका नाम है ऑन्कोसेरेका वॉल्वुलस। ठीक है, संक्रमित ब्लैक फ्लाई क्षमा कीजिएगा उसके काटने से फैलता है। संपूर्ण विश्व में ऑन्कोसेरेसियासिस के संक्रमित आबादी में से 99% आबादी अफ्रीका में है। शेष 1% आबादी ब्राज़ील और वेनेजुएला के बीच की सीमा पर रहती हैं। यानी जितने भी दुनिया भर में ऑन्कोसेरेसियासिस से संक्रमित व्यक्ति हैं उसमें 99% तो अफ्रीका में हैं। 1% आबादी जो है ब्राज़ील और वेनेजुएला की सीमा पर रहती हैं। कोलंबिया, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला, मेक्सिको ने इस रोग के प्रसार को समाप्त कर दिया है। इसकी पुष्टि WHO ने भी कर दी है। कोलंबिया, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला, मेक्सिको ने जो है इस रोग के प्रसार को समाप्त कर दिया है। बात करते हैं उष्णकटिबंधीय रोग यानी कि नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ यानी NTD। तो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ NTD के बारे में जानें तो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ यानी उष्णकटिबंधीय रोग NTD 20 विविध रोगों का एक समूह है। उष्णकटिबंधीय रोग समूह जिसको हम कहते हैं वो 20 रोगों का, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ जिसको हम कहते हैं NTD, ये 20 रोगों का एक समूह है, 20 विविध रोगों का एक समूह है। इस रोग के मामले में मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में ये ज़्यादातर गरीब समुदायों में रहने वाले 1 अरब से अधिक लोगों को संक्रमित करते हैं। ये रोग अलग अलग प्रकार के रोगजनकों जैसे वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी, कवक, इसके अलावा टॉक्सिन्स आदि के कारण होते हैं। टॉक्सिन्स पौधों और जानवरों द्वारा उत्पन्न पदार्थ हैं जो मनुष्यों के लिए विषाक्त होते हैं। NTD की बात करें यानी कि नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ यानी कि उष्णकटिबंधीय रोग की बात करें तो इसमें शामिल है डेंगू, चिकनगुनिया, रेबीज़, इसके अलावा लीशमैनियासिस, इसके अलावा कुष्ठ रोग, इसके अलावा लिम्फेटिक फाइलेरिया आदि। भारत में गिनी वर्म, ट्रैकोमा और योज जैसे कुछ NTD के प्रसार को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया गया है। उष्णकटिबंधीय रोगों यानी कि नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ यानी NTD से निपटने के लिए भारत में आरंभ की गई पहलें देखें। आरंभ की गई पहले देख लें तो भारत की बात नहीं है। आरंभ की पहले में NTD पर लंदन घोषणा पत्र जारी किया गया। भारत की नहीं, हम ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। तो उष्णकटिबंधीय रोगों, उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों यानी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़, ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय डिजीज़ इन रोग और नेग्लेक्टेड इन उपेक्षित। तो ट्रॉपिकल डिजीज़ यानी कि उष्णकटिबंधीय रोग जो हैं, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ यानी उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों को समाप्त करने के लिए की गई पहलों में पहली है NTD पर लंदन घोषणा पत्र जारी किया गया है। 30 जनवरी को विश्व NTD दिवस के रूप में मान्यता दी गई है। 30 जनवरी जो है इसको हम NTD दिवस के रूप में मान्यता देते हैं। NTD यानी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ पर
किगाली घोषणा पत्र में 2030 तक एनटीडी के उन्मूलन या उन्हें नियंत्रित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एनटीडी यानी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ के निदान में मदद करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अगली खबर की बात करें तो वो है सूचना और प्रसारण मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड बी का मतलब क्या है, MIB कह सकते हैं इसको, मिब। सूचना और प्रसारण मंत्रालय यानी मिब MIB ने फिल्म पायरेसी को रोकने के लिए एक संस्थागत तंत्र की स्थापना की है। इसके तहत पायरेसी के खिलाफ शिकायतें प्राप्त करने के लिए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय से नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इसके लिए सिनेमेटोग्राफ संशोधन अधिनियम 2023 के लिए एक तंत्र स्थापित किया गया है। सिनेमेटोग्राफ संशोधन अधिनियम 2023 के तहत एक तंत्र स्थापित किया गया है। मूल कॉपीराइट धारक या उसके द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति कंटेंट की पायरेसी के मामलों की शिकायत दर्ज कर सकता है। गैर अधिकृत व्यक्तियों की शिकायत के लिए अधिकारी शिकायत की वास्तविकता की जांच करेगा। इसके लिए वह हर मामले की अलग अलग सुनवाई कर सकता है। अधिकारियों के निर्देश के बाद मध्यवर्तियों को 48 घंटे की अवधि के भीतर ऐसे सभी इंटरनेट लिंक्स जुटाने होंगे जहां पायरेटेड कंटेंट होस्ट किया जा रहा है। मध्यवर्ती डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होते हैं। पायरेसी पर अंकुश लगाने के लिए सिनेमेटोग्राफ संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया है। इसके तहत सिनेमेटो अधिनियम 1952 में संशोधन किया गया। सिनेमेटोग्राफ संशोधन अधिनियम जो है 2023 का, वो 1952 के सिनेमेटोग्राफ अधिनियम यानी एक्ट में संशोधन करता है। ये मौजूदा कानूनों का समर्थन करता है, जैसे कॉपीराइट अधिनियम 1957, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम IT नियम 2000। IT का जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जिसको हम कहते हैं IT एक्ट जिसको हम कहते हैं 2000 का है, और कॉपीराइट एक्ट जो है वो 1957 का है। 1957 का जो है 1857 के 100 साल बाद का कॉपीराइट एक्ट है, और 2000 का जो है वो IT एक्ट है, सूचना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। अधिनियम के मुख्य बिंदुओं पर नज़र डालें तो यह अधिनियम फिल्मों की अनाधिकृत रिकॉर्डिंग और उसे दिखाने पर रोक लगाता है। यह अपराध के लिए जेल की सज़ा 3 महीने से 3 वर्ष और जुर्माने तक का प्रावधान करता है। गौरतलब है कि जुर्माने की राशि 3 लाख रुपए और ऑडिट की गई कुल प्रोडक्शन लागत की 5% होगी। इंटरनेट के प्रसार के साथ ही फिल्मों और अन्य संबंधित कंटेंट की चोरी बढ़ गई है, जिसमें इन अनधिकृत नकल तैयार की जाती हैं इनकी, और इससे फिल्म उद्योग को हर साल 20,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान होता है मतलब। तो ये हैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय MIB के द्वारा फिल्म पायरेसी को रोकने के लिए संस्थागत तंत्र की स्थापना की गई है, और ये जो सिनेमेटोग्राफ संशोधन अधिनियम 2023 है उसके तहत ही, ठीक। और अधिकारी के निर्देश के बाद मध्यवर्तियों को 48 घंटे के भीतर जो है कंटेंट के लिंक्स जिनमें पायरेटेड कंटेंट जारी किया जा रहा है, होस्ट किया जा रहा है, उनके लिंक्स बताने पड़ेंगे। हालिया अध्ययनों में आर्थिक समृद्धि पर वायु प्रदूषण के नकारात्मक प्रभाव का पता चला है। हालिया अध्ययनों में आर्थिक समृद्धि पर वायु प्रदूषण के नकारात्मक प्रभाव, यानी वायु प्रदूषण बढ़ा है, उससे आर्थिक समृद्धि को नुकसान पहुंचा है, और उसके नकारात्मक प्रभाव का जो है पता लगा है हालिया अध्ययनों में। परंपरागत रूप से वायु प्रदूषण को आर्थिक समृद्धि का उप उत्पाद यानी परिणाम माना जाता है। हालांकि हाल ही के समय में दर्ज किया गया है कि वायु प्रदूषण यानी कि एयर पोल्यूशन आर्थिक समृद्धि यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रभावित कर रहा है। यह सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP की समृद्धि और प्रति व्यक्ति आय स्तर दोनों पर प्रभाव डाल रहा है। वायु प्रदूषण का अलग अलग क्षेत्रों पर गंभीर प्रभाव देखें तो एयर पोल्यूशन जो है वो कई क्षेत्रों पर प्रभाव डालता है, जैसे मानव संसाधन पर प्रभाव, कृषि पर प्रभाव, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में प्रभाव, स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं तो है ही प्रभावित। मानव संसाधन पर प्रभाव देखते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज पर क्या प्रभाव हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार अत्यधिक गर्मी, उमस सहित जलवायु परिवर्तन के अन्य प्रभावों से कार्य घंटों लेबर आवर्स का नुकसान हो रहा है। इसके लिए 2030 तक भारत को GDP का 4.5% तक का नुकसान हो सकता है। 2030 तक 4.5% GDP का नुकसान जो है बढ़ती गर्मी उमस के कारण हो सकता है, कार्य घंटों में लेबर आवर्स में कमी। दूसरा प्रभाव जो वायु प्रदूषण का वो है कृषि पर प्रभाव।
प्रदूषकों विशेष रूप से ओजोन की उच्च सांद्रता से कम उपज होती हैं। इस प्रकार वायु प्रदूषण की कृषि उत्पादकता को प्रभावित करता है। अगला है विनिर्माण और सेवा क्षेत्र। उपभोग आधारित सेवाओं में उपभोक्ताओं की संख्या में कमी दर्ज की गई है। उपभोक्ताओं की संख्या में कमी दर्ज की गई है। इसके अलावा अगली जो प्रभावित क्षेत्र है वह स्वास्थ्य सेवाएं देखभाल, यानी वायु प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य देखभाल व्यय में बढ़ोतरी होंगी। साथ ही कल्याणकारी कार्यों के लिए वेलफेयर वर्क्स के लिए अधिक बजटीय आवंटन करना होगा। सरकारों के आर्थिक बोझ में बढ़ोतरी होगी। इससे इसके दुष्प्रभाव देखें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे कम प्रति व्यक्ति जीडीपी वाले राज्यों में अधिक देखे जाएंगे। ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती हैं? तो आगे की राह के रूप में हम कह सकते हैं एंटी स्मोग गन के उपयोग में वृद्धि करनी चाहिए। एंटी स्मोग गन का उपयोग है उसमें वृद्धि करनी चाहिए। ये उपकरण धूल और प्रदूषित कणों को अवशोषित करने के लिए जल की छोटी बूंदों का वायु में छिड़काव करता है। इसके अलावा देखें तो ऊर्जा दक्षता अपनाने के लिए हरित भवन तकनीकों का बढ़ावा देने की आवश्यकता है। पारंपरिक ईंधन की जगह जैव ईंधन का इस्तेमाल करना चाहिए। हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा स्रोतों की खोज करने की ज़रूरत है। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए भारत द्वारा शुरू की गई मुख्य पहलें। तो भारत ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए शुरू की गई पहलों में पहली है वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 का वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम। 2019 का राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम 2019 का है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। इसके अलावा राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक NAAQS। इसके अलावा यहाँ पर सफ़र SAFAR की बात करें, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। सिस्टम का S ऑफ एयर यानी A, एयर क्वालिटी A हो गया, एंड वेदर फोरकास्टिंग यानी कि फोरकास्टिंग का F हो गया, एंड का A हो गया और रिसर्च का R हो गया। तो सफ़र यानी सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग, सिस्टम ऑफ एयर एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च सफ़र की शुरुआत भी यहाँ पर की गई है। तो एक तो SAFAR सफ़र है, एक यहाँ पर राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम है। इसके अलावा 2019 का ये कार्यक्रम के अलावा 1981 का वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम, निवारण और नियंत्रण अधिनियम जो है वो भी हैं। अगली खबर की बात करें तो वो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP ने इकोलॉजिकल थ्रेड रिपोर्ट 2023 जारी की हैं। IEP यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने इकोलॉजिकल थ्रेड रिपोर्ट 2023 जारी की हैं। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी IEP एक स्वतंत्र गैर लाभकारी थिंक टैंक है, मुख्यालय सिडनी में है। इकोलॉजिकल थ्रेड रिपोर्ट ETR में संघर्ष कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा देने में निम्नलिखित 4 कारकों को प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी माना गया है। एक तो कारक है खाद्य असुरक्षा, ठीक, यानी जिसको हम इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जो है उसने इकोलॉजिकल थ्रेड रिपोर्ट जारी की है। तो इकोलॉजिकल थ्रेड रिपोर्ट यानी ETR जो है इसमें संघर्ष जो कॉन्फ्लिक्ट हैं उसको बढ़ावा देने के लिए 4 कारकों को उत्तरदायी माना जा रहा है। इकोलॉजिकल थ्रेड रिपोर्ट क्यों जारी की गई है, उसके लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार है? तो खाद्य असुरक्षा जो है ETR के लिए जिम्मेदार हैं यानी इकोलॉजिकल थ्रेड रिपोर्ट के कारण। इसके अलावा इकोलॉजिकल थ्रेड के लिए ET के लिए जिम्मेदार जो हैं वो है प्राकृतिक आपदाएं। इसके अलावा इकोलॉजिकल थ्रेड के लिए जिम्मेदार हैं जनसांख्यिकीय दबाव और जल का संकट भी इकोलॉजिकल थ्रेड के लिए जिम्मेदार हैं। खाद्य असुरक्षा यानी विश्व के 42 देश खाद्य असुरक्षा की गंभीर स्थिति का सामना कर रहे हैं। साथ ही पिछले वर्ष 65% से अधिक आबादी भोजन का खर्च उठाने में सक्षम नहीं थी। प्राकृतिक आपदाएं विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं द्वारा 5% से अधिक जनसंख्या के प्रभावित होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। जनसांख्यिकीय दबाव की बात करें तो 2050 तक लगभग वैश्विक आबादी शहरों में निवास करने लगेंगी 70%। इससे सार्वजनिक संसाधनों और सामाजिक ताने बाने पर दबाव बढ़ेगा। इसके अलावा
जल का संकट, विश्व की 20% से अधिक आबादी के पास स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं है, 20% के पास। ठीक, बात करें पारिस्थितिकी खतरों यानी कि इकोलॉजिकल थ्रेट्स की और संघर्ष के बीच संबंध की, तो इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट का बढ़ता स्कोर संघर्ष के बीच बढ़ते इनके संघर्ष के संबंध में बढ़ते जोखिम को दर्शाता है। खाद्य असुरक्षा के संकेतक स्कोर को 25% की बढ़ोतरी से संघर्ष का जोखिम 36% तक बढ़ जाता है। यानी खाद्य असुरक्षा 25% अगर बढ़ जाएगी तो जो संघर्ष का जोखिम जो है, इकोलॉजिकल थ्रेट्स जो हैं यानी कि पारिस्थितिकी खतरे जो हैं वो 36% तक बढ़ने की संभावनाएं हैं। 25% खाद्य सुरक्षा बढ़ने से 35% तक जो है संघर्ष का जोखिम बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर उत्पन्न होने वाले प्राकृतिक खतरों के कारण संसाधनों और बाज़ारों तक पहुंच सीमित हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप खाद्य असुरक्षा और स्वच्छ पेयजल से संबंधित जोखिम बढ़ जाते हैं। ये कारक संघर्षों को और अधिक बढ़ा देते हैं। इसके अलावा बात करें पारिस्थितिकी खतरे मुख्यतः अशांत क्षेत्रों, उच्च जलवायु परिवर्तनशीलता, अत्यधिक गरीबी और कमज़ोर शासन व्यवस्था वाले क्षेत्रों में संघर्ष को बढ़ावा देते हैं। कमज़ोर शासन वाले क्षेत्रों की बात करें तो साहेल क्षेत्र की यहाँ पर उदाहरण की बात की गई है। उदाहरण के तौर पे रिपोर्ट्स में की गई सिफारिशें देखें तो लचीलापन बढ़ाना, कुशल तरीके से कार्यरत संस्थाओं और बुनियादी ढांचे की सहायता से लचीलापन बढ़ाना चाहिए, इसमें सिफारिश की गई। इसके अलावा स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने की भी सिफारिश की गई है। यानी विकास और मानव सुरक्षा के लिए समुदाय के नेतृत्व वाली विचारधारा को अपनाने की अधिक संधारणीयता प्राप्त होगी। इसके अलावा जल आपूर्ति संबंधी अवसंरचनाओं के निर्माण के लिए नवाचारी कार्यक्रम की भी सिफारिश की गई है। उदाहरण के लिए सैंड डैम जिसको केन्या में शुरू की गई। इसके अलावा योजनाबद्ध तरीके से आर्द्र भूमियों का विकास चाइना में जो हो रहा है वो। इसके अलावा किसानों द्वारा प्रबंधित प्राकृतिक पुनर्बहाली यानी फार्मर मैनेज्ड नेचुरल रीजेनरेशन यानी FMNR बंजर भूमि के पुनर्विकास के लिए FMNR तकनीक को अपनाया जाना चाहिए। किसानों द्वारा प्रबंधित प्राकृतिक पुनर्बहाली नेचुरल रीजेनरेशन जो फार्मर मैनेज कर रहे हैं, FMNR यानी कि फार्मर मैनेज्ड नेचुरल रीजनरेशन भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने की एक तकनीक है कम लागत वाली। अगली खबर की बात करें तो वो है पावर शिफ्ट। पावर शिफ्ट क्या है वो समझते हैं, बहुत ज़रूरी है पावर शिफ्ट को समझना। पावर शिफ्ट में औद्योगिक खाद्य प्रणालियों में जीवाश्म ईंधन के उपयोग को समाप्त करने की आवश्यकता क्यों शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई है। और पावर शिफ्ट जो है, पावर शिफ्ट का मतलब क्या है, हमें औद्योगिक खाद्य प्रणालियों में जीवाश्म ईंधन के उपयोग को समाप्त करने की आवश्यकता क्यों है। जीवाश्म ईंधन, उसके जीवाश्म ईंधन की समाप्ति की बात यहाँ पर की गई है। ये रिपोर्ट जो है ग्लोबल अलायंस फॉर द फ्यूचर ऑफ फूड ने जारी की है। ग्लोबल अलायंस फॉर द फ्यूचर ऑफ फूड, फ्यूचर फॉर फूड ग्लोबल अलायंस यानी GAFF इसको हम कह सकते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में विश्व स्तर पर जितना जीवाश्म ईंधन उपयोग किया जाता है उसका 15% अकेले खाद्य प्रणालियाँ उपयोग करती है। 15% अकेले। यह 4.6 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करता है। 4.6 गीगाटन। खाद्य प्रणाली में जीवाश्म ईंधनों के उपयोग के मुख्य क्षेत्र हैं कृषि इनपुट, उर्वरक और कीटनाशक उत्पादन में, इसके अलावा भूमि उपयोग एवं कृषि उत्पादन प्रणालियों में, इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण और पैकेजिंग में, इसके अलावा खुदरा आपूर्ति, खपत एवं खाद्य अपशिष्ट के रूप में। इसके बाद रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालें तो खाद्य प्रसंस्करण, प्रशीतन प्रणालियों, गोदामों और भंडारण की ऊर्जा तीव्रता यानी एनर्जी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपूर्ति श्रृंखला का विस्तार होने के साथ साथ पैकेजिंग की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है। गौरतलब है कि खाद्य प्रणालियों में प्रसंस्करण और पैकेजिंग में सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा खपत होती है। इसके बाद खुदरा आपूर्ति, उपभोग और खाद्य अपशिष्ट का स्थान है। उर्वरक के उत्पादन में जीवाश्म ईंधन की बड़ी मात्रा में उपयोग बढ़ता जा रहा है, उपयोग किया जाता है। 2050 तक इसमें और अधिक वृद्धि होने का अनुमान है। एग्री फूड और ऊर्जा क्षेत्रों में बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का वर्चस्व है।
रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें पुनर्योजी कृषि यानी रीजेनरेटिव फार्मिंग और कृषि पारिस्थितिकी दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए। जैव ईंधन के उत्पादन में वृद्धि के लिए टैक्स क्रेडिट, सब्सिडी और ऋण उपलब्धता को बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रशीतन, तापन और शुष्कन ड्राइंग के लिए नवीनीकरणीय आधारित प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले भोजन को बढ़ावा देने की संधारणीय खाद्य प्रणालियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। खाद्य और ऊर्जा प्रणालियों के अलग अलग हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि वे एक दूसरे पर निर्भर हैं। इससे उत्सर्जन को कम करने और ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। सुर्खियों की बात करते हैं तो पहली सुर्खी है एमएनएसटी योजना। एमएनएसटी योजना क्या है? वित्त मंत्रालय यानी फिनेंस मिनिस्ट्री ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर, सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्स और सीमा शुल्क बोर्ड ने एमएनएसटी योजना की घोषणा की है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर ने, ठीक, सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्सेशन, इस टैक्स और सीमा शुल्क बोर्ड, ठीक है, बॉर्डर सीमा शुल्क बोर्ड जो है उसने एमएनएसटी योजना की घोषणा की है। इस योजना के अनुसार करदाताओं को अब डिमांड ऑर्डर्स के खिलाफ अपील दायर करने के अतिरिक्त समय जनवरी 2024 तक मिलेगा। डिमांड ऑर्डर्स केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 73 और 74 के तहत जारी किए जाते हैं। धारा 73 और 74 उन मामलों में लागू होती हैं जहां कर अधिकारियों के अनुसार कर भुगतान किया जाता है या कर का भुगतान नहीं किया जाता है। कर भुगतान किया गया है या नहीं किया गया है, जहां पर अधिकारियों के अनुसार कर भुगतान किया गया है या नहीं किया गया है, उन मामलों पर लागू होती हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों को कर मांग का 12.5 यानी 12.5% पहले ही जमा कराना होगा। दूसरी यहाँ पर जो खबर है वो है फॉर्मेल्डिहाइड यानी CH2O। CH2O यानी HCHO कह सकते हैं आप इसको। फॉर्मेल्डिहाइड वही होता है HCHO। CHO यानी एल्डिहाइड और आगे H लगा दो एक बॉन्डिंग पूरा करने के लिए। शोधकर्ताओं ने पाया कि फॉर्मेल्डिहाइड के संपर्क में आने से स्टोन्स के मिथाइलेशन का नुकसान होता है। स्टोन्स जो हैं वो प्रोटीन होते हैं और क्रोमोसोमल DNA स्टोन की मदद से सूक्ष्म केंद्रक के अंदर पैक होता है। ये स्टोन्स हजारों जीन के कार्य को नियंत्रित करते हैं। यह शोध फॉर्मेल्डिहाइड के कैंसर जन्य गुणों को अच्छी तरह से जानने में और अधिक योगदान दे सकता है। फॉर्मेल्डिहाइड एक रंगहीन, तेज गंध वाला और ज्वलनशील रसायन है। उपयोग जो है प्लास्टिक के रेजिन उत्पादन में, सौंदर्य प्रसाधन उद्योग में, घरेलू उत्पादों में इसका उपयोग किया जाता है। एस्पार्टेम जैसे कृत्रिम मिठास युक्त पदार्थों के सेवन से उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म के दौरान फॉर्मेल्डिहाइड हमारे शरीर में भी उत्पन्न हो सकता है। अगली खबर की बात करें तो वो है अगली सुर्खी दिनांकित सरकारी प्रतिभूति यानी डेटेड गवर्नमेंट सेक्स की बात हो रही है। यहाँ पर सरकार ने पहले ही 50% की परिपक्वता अवधि वाले बॉन्ड यानी दिनांकित सरकारी प्रतिभूति की नीलामी की है। इस बॉन्ड की खरीद के लिए निवेशकों में अधिक मांग देखने को मिल रही है। इससे पहले भारत सरकार ने 40 वर्ष की परिपक्वता अवधि वाले बॉन्ड भी जारी किया था। यह अब तक का सर्वाधिक लंबी परिपक्वता अवधि वाला बॉन्ड था। दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियां ऐसी प्रतिभूतियां होती हैं जिन्हें एक निश्चित या फ्लोटिंग कूपन ब्याज दर के आधार पर जारी किया जाता है। इस ब्याज दर का भुगतान अर्धवार्षिक आधार पर अंकित मूल्य यानी फेस वैल्यू पर किया जाता है। यानी दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियां ऐसी प्रतिभूतियां जिन्हें एक निश्चित या फ्लोटिंग कूपन, निश्चित ब्याज दर जो होती है उसके आधार पर जारी किया जाता है। इनका ब्याज का भुगतान जो है अर्धवार्षिक यानी 6 महीने के आधार पर जो उस पर अंकित मूल्य है, जो उसका फेस वैल्यू उस पर किया जाता है। फ्लोटिंग कूपन या निश्चित ब्याज दर जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लोटिंग कूपन या दर जो है उसमें ब्याज दरें बाजार के उतार चढ़ाव के साथ बदलती रहती हैं। दीर्घावधि के बॉन्ड्स की बिक्री से सरकार को लंबी अवधि के ऋण प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। साथ ही अपनी ब्याज लागत को भी नियंत्रित किया जा सकता है। अगली खबर है स्टर्लिंग इंजन। स्टर्लिंग इंजन क्या है?
भारतीय वैज्ञानिकों ने एक सूक्ष्म पैमाने के हीट इंजन यानी स्टर्लिंग इंजन का निर्माण किया है। इस इंजन ने 95% दक्षता का प्रदर्शन किया है। हाई पावर की स्थिति में उच्च दक्षता प्राप्त करना लगभग असंभव माना जाता है, क्योंकि ऊष्मा को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया में ऊष्मा का क्षय होता है। यह एक कोलाइडियन बीड घोल में तैरता एकल कण और लेज़र बीम से बना होता है। लेज़र बीम ने पारंपरिक रूप से ईंधन के रूप में उपयोग की जाने वाली गैस की जगह ले ली है। साथ ही यह एक पिस्टन की तरह भी काम करता है। फिर सेटअप पर विद्युत प्रवाहित की जाती है। अगली खबर की बात करें तो वो है राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण, नेशनल डैम सिक्योरिटी अथॉरिटी। नेशनल डैम सिक्योरिटी अथॉरिटी की टीम ने यानी एनडीएसए ने नडसा की टीम ने मेडीगड्डा बैराज की विफलता के लिए कालेश्वरम परियोजना की और डिज़ाइन की आलोचना की है। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण ने उसकी टीम ने मेडीगड्डा बैराज की विफलता के लिए कालेश्वरम परियोजना की और डिज़ाइन की जो है आलोचना की है। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण यानी कि नेशनल डैम सिक्योरिटी अथॉरिटी के बारे में जानें तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। यह बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के तहत गठित एक वैधानिक प्राधिकरण है। इसकी अध्यक्षता जो है भारत सरकार का अतिरिक्त सचिव या केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त समकक्ष अधिकारी करता है। एनडीएसए नेशनल डैम सिक्योरिटी अथॉरिटी बांध सुरक्षा के मानकों को बनाए रखने के और बांध विफलताओं को रोकने के लिए विनियम बनाता है। सभी निर्दिष्ट बांध विफलताओं का राष्ट्रीय स्तर पर डेटाबेस तैयार करता है। किसी बड़े बांध की विफलता या प्रमुख लोक सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण जाँच करना। अगली खबर की बात करें तो वो है लूसी मिशन। लूसी मिशन क्या है, ध्यान दीजिएगा। नासा के लूसी मिशन में पता लगाया है कि क्षुद्र ग्रह डिंकिनेश वास्तव में 2 क्षुद्र ग्रहों की एक बाइनर प्रणाली है। लूसी मिशन ने पता लगाया, नासा का लूसी मिशन है उसने पता लगाया है, LUCY मिशन ने, कि क्षुद्र ग्रह डिंकिनेश वास्तव में 2 क्षुद्र ग्रहों की एक बाइनरी प्रणाली है। लूसी मिशन को 2021 में प्रक्षेपित किया गया। यह बृहस्पति की कक्षा में मौजूद ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का पता लगाने वाला पहला अंतरिक्ष मिशन है। ट्रोजन लघु पिंड हैं जो प्रारंभिक सौरमंडल के अवशेष हैं। ये पिंड बृहस्पति की कक्षा के साथ 2 अलग अलग उपसमूहों में सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। ट्रोजन क्षुद्र ग्रह भी संभवतः उन्हीं मौलिक सामग्री से बने हैं जिन्हें बाह्य ग्रहों यानी बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून का निर्माण हुआ है। इस मिशन की अवधि 12 वर्ष 2021 से 2033 है। इस दौरान लूसी, यूरीबेट्स, डोनाल्ड, जोहानसन, पॉलीमेले, ल्यूकस आदि का अलग अलग क्षुद्र ग्रहों के निकट से गुजरेगा। पॉलीमेले, ल्यूकस, यूरीबेट्स, डोनाल्ड, जोहानसन इनके निकट से गुजरेगा। अगली खबर की बात करें तो वो है गुंडला ब्रह्मेश्वरम वन्यजीव अभयारण्य, GBWS। गुंडला ब्रह्मेश्वरम वन्यजीव अभयारण्य क्या है, तो ये गुंडला ब्रह्मेश्वरम कैसा अभयारण्य है। हाल ही में गुंडला ब्रह्मेश्वरम वन्यजीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, गुंडला ब्रह्मेश्वरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी GBWS में घास की पहचान और घास के मैदान का प्रबंधन पर एक सर्वेक्षण आयोजित हुआ था। इस सर्वेक्षण के दौरान 50 से अधिक घास प्रजातियों यानी ग्रास स्पीसीज़ की पहचान की गई है। गुंडला ब्रह्मेश्वरम अभयारण्य के बारे में जानें तो ये वन्यजीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश के कुर्नूल और प्रकाशम जिलों के बीच अवस्थित एक संरक्षित क्षेत्र हैं। यह 2 पहाड़ी दर्रों के बीच स्थित ये दर्रे मंत्रलम्मा कनुमा और नंदी कनुमा, मंत्रलम्मा और नंदी के बीच में विद्यमान है। ये दोनों ही जो है दर्रे कनुमा जिसको हम कहते हैं। इस अभयारण्य के ठीक उत्तर में नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व स्थित हैं। ये भी आंध्र प्रदेश में ही है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल और प्रकाशम जिलों के बीच में ये गुंडला ब्रह्मेश्वरम वन्यजीव अभयारण्य है। नागेश्वरम सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के ठीक उत्तर में स्थित हैं। गुंडला कम्मा नदी इस वन्यजीव अभयारण्य से होकर गुजरती है। इसका नाम गुंडला ब्रह्मेश्वरम वन्यजीव अभयारण्य इसलिए है।
गुंडलाकम्मा नदी। ठीक है, गुंडलाकम्मा नदी गुजरती हैं और ये जो है दो दर्रों के बीच में है, जिसको मंत्रलम्मा और नंदी, इन दो दर्रों के बीच में है। वन प्रकार की बात करें गुंडला ब्रह्मेश्वरम वन्य जीव अभयारण्य में, तो इस वन्य जीव अभयारण्य में शुष्क विस्तृत पर्णपाती वन, आर्द्र शुष्क पर्णपाती वन, अर्ध सदाबहार वन, शुष्क पर्णपाती झाड़ीदार एवं और शुष्क सवाना वन। तो शुष्क मिश्रित पर्णपाती, अर्ध शुष्क पर्णपाती, अर्ध सदाबहार, शुष्क पर्णपाती झाड़ीदार और शुष्क सवाना, इस तरह के वन यहाँ पाए जाते हैं। जंतुओं की बात करें तो स्लोथ बियर, जंगली कुत्ता, धारीदार लकड़बग्गा और जंगली बिल्ली, ग्रे लंगूर, लेसर वूली हॉर्स, इसके अलावा सूसम गधड़। अगली खबर की बात करें तो वो है कवाहा इजेन क्रेटर झील। ये इजेन क्रेटर झील कहाँ पर है? कवाहा नाम की कोपरनिकस सेंटिनल-2 मिशन ने कवाहा इजेन क्रेटर झील की अनूठी प्राकृतिक परिघटना की ऑप्टिकल तस्वीरें ली हैं। कवाहा इजेन क्रेटर झील जो है ये पूर्वी जावा जो इंडोनेशिया में अवस्थित हैं, उसका पीएच मान जो है 0.3 से कम है। ये झील विश्व की सबसे बड़ी अम्लीय झील है, एसिडिक झील है। 0.3 पीएच से भी कम है इनका पीएच मान, मतलब कितनी एसिडिक है आप समझ सकते हैं। विश्व की सबसे बड़ी अम्लीय झील है। इसे पृथ्वी पर सबसे अम्लीय कड़ाही यानी कि लार्जेस्ट एसिड कॉल्ड्रॉन ऑन अर्थ भी कहा जाता है। इसका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है। यह वन्युपाहित नदी का स्रोत है। यह नदी भी अत्यधिक अम्लीय है। इसमें घुलित धातुओं की उच्च सांद्रता पाई जाती है। वन्युपाहित नदी। इस झील से गर्म व ज्वलनशील सल्फर युक्त गैसों का उत्सर्जन होता है। ये गैसें पृथ्वी के ऑक्सीजन युक्त वातावरण के संपर्क में आने पर प्रज्वलित हो जाती हैं। ये गैसें धधकती हुई नीली लौह के साथ जलती हैं। सुर्खियों में रहे प्रमुख स्थलों की बात करें तो प्रमुख स्थलों में हैं गैलापागोस द्वीप समूह। गैलापागोस द्वीप समूह क्या है? गैलापागोस द्वीप समूह में 2 प्रवाल भित्तियों, कोरल रीफ, समुद्री टीले यानी कि सी माउंट्स की खोज की गई हैं। गैलापागोस द्वीप समूह। गैलापागोस द्वीप समूह कहाँ है इसको समझते हैं। ये द्वीप समूह पूर्वी प्रशांत महासागर में अवस्थित हैं। यह इक्वाडोर के तट के लगभग 1000 किलोमीटर दूर हैं। इक्वाडोर के तट से 1000 किलोमीटर की दूरी पर। ये 3 महासागरीय धाराओं हम्बोल्ट धारा, पनामा धारा और कॉम्ब्रेल धारा के संगम पर अवस्थित हैं। इसमें 13 बड़े और 6 छोटे द्वीप समूह शामिल हैं। भूमध्य सागर या भूमध्य रेखा इस द्वीप समूह से होकर गुजरती हैं। भूमध्य रेखा जिसको हम क्या कहते हैं, गैलापागोस द्वीप समूह की बात हो रही है। गैलापागोस आइसलैंड्स जो हैं द्वीपों का एक समूह है पूरा। भौगोलिक विशेषता में बात करें तो ये द्वीप लावा के जमाव से बने हुए हैं। यहाँ शील्ड ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ये समय समय पर सक्रिय होते रहते हैं। सबसे बड़ा द्वीप जो है वो इसाबेल है। इस गैलापागोस द्वीप समूह जो है उसमें उच्चतम बिंदु जो है इसाबेल द्वीप में वुल्फ ज्वालामुखी की चोटी जो है सबसे बड़ा द्वीप इसमें इसाबेल है। और इसाबेल में ही जो द्वीप में वुल्फ ज्वालामुखी की चोटी है वो इसका उच्चतम बिंदु है। इसाबेल जो है इसका एक द्वीप समूह है। इसाबेल सबसे बड़ा है। जैसा कि चित्र में आप देख पा रहे हैं। संरक्षण की स्थिति बात करें तो आरंभ में गैलापागोस एक वन्य जीव अभयारण्य था। बाद में इसे राष्ट्रीय उद्यान अधिसूचित किया गया था। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल हैं।